Ozone layer is a fragile shield of gas protect the earth from the ultraviolet rays of the sun, thus helping preserve life on the planet. आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे अंदर वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स हैं। इन लेयर्स में ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इस स्ट्रेटोस्फेयर के निचला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे है हमारी ओजोन लेयर। और ये जो ओजोन लेयर है, यहाँ से सन की तरफ से जो भी यूवी रेज आती हैं, उन यूवी रेज को यहाँ पे या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है आउटर स्पेस में एक्सोस्फेयर की तरफ। तो इस तरीके से ये एक लेयर है जो हमें बचाती है, हमारे प्लेनेट को बचाती है, प्रिजर्व करती है लाइफ को। इसकी डिस्कवरी सन 1913 में फ्रेंच के भौतिक वैज्ञानिक थे चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुशन ने किया था। अब हम डिस्कस करते हैं ओजोन कैसे फॉर्म होती है। ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन में जब यूवी रेज पड़ती हैं तो ये ब्रेक हो जाता है सिंगल ऑक्सीजन में। इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये नेसेंट ऑक्सीजन तुरंत ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके O3 मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। केमिकली ओजोन या फिर ट्राई ऑक्सीजन भी हम कई जगह सुनते हैं। और ये जो ट्राई ऑक्सीजन है फिर दोबारा से यूवी रेज के कारण से ब्रेक हो जाता है O और O2 में। तो ये ब्रेक होने वाली साइकिल और बनने वाली साइकिल चलती रहती है स्ट्रेटोस्फेयर के निचले लेयर में, जो कि 20 से 30 किलोमीटर ऊपर होती है अर्थ ग्राउंड से। अब पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में जो निचला वाला हिस्सा है ये है ओजोन लेयर, और यहाँ से जो भी यूवी रेज आती हैं उन यूवी रेज को यानी सोलर रेडिएशंस को ओजोन जो है वो रोक लेता है और अर्थ तक सारी सोलर रेडिएशंस को नहीं आने देता। तो इस तरीके से यह मेंटेन करता है कि हमें सोलर रेडिएशंस ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप हाफ बाजू की टी शर्ट्स पहनते हैं तो हाफ बाजू के बाद जो हैंड ओपन रह जाता है वहाँ पे स्किन बर्न हो जाता है, वहाँ पे स्किन जल जाती है। जो लोग धूप में दिन भर काम करते हैं उनकी स्किन भी कुछ इस तरीके से बर्न हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि सोलर रेडिएशन सारी की सारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन मैक्सिमम सोलर रेडिएशन जो हार्मफुल है यूवी रेज हैं उनको वह एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। जानते हैं इसके बारे में। ओजोन लेयर डज नॉट अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी रेज टू एंटर आवर एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर कोशिश करता है कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ यूवी रेज जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ना आए एंड दस प्रोटेक्ट अस ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लैनेट। ये हमें भी बचाता है और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी बचाता है। लेकिन इस फिगर में मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, जब हम उन्हें अलग अलग सब्सटेंसेस से रिलीज करते हैं तो ये जो ओजोन लेयर है यहाँ पे ये स्ट्राइक करके ओजोन की कुछ लेयर को जो थिकनेस है उसको थिन कर देते हैं। इस थिन होने के कारण से देखिए यहाँ से एक यूवी रेज अंदर आ रही है। अब डिस्कस करते हैं ओजोन होल किसे कहते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। थिकनेस जो है ओजोन लेयर की वो डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डॉप्सन यूनिट के लिए ब्लू कलर है, फिर 100 से आगे के लिए 200 के लिए कुछ इस तरह का कलर है, फिर 300 ये है, 400 ये है, ये 500 है। तो ऐसे डॉप्सन यूनिट्स में हम ओजोन लेयर की थिकनेस को मापते हैं। और ओजोन लेयर टेक्निकली एक होल नहीं है, ये ओजोन लेयर एक्चुअल में एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन, मतलब ये जो लेयर है अर्थ के ऊपर, इसकी जो थिकनेस है ये बहुत कम हो जाती है, थिन हो जाती है, तो उसको हम ओजोन होल कहते हैं। ओजोन होल का मतलब इतनी थिन होने के कारण से यहाँ पे जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाती हैं। ओजोन होल जो है वो साइंटिफिकली कुछ नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर हम ओजोन होल को समझें तो ये हमें बताता है कि ओजोन वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा डिप्लीट होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर द अंटार्कटिका रीजन इट इज लेस देन 220 डॉप्सन यूनिट। अंटार्कटिका रीजन में 220 डॉप्सन यूनिट से कम है। अगर एवरेज देखा जाए तो 300 डॉप्सन यूनिट है पूरे अर्थ का, तो 300 डॉप्सन यूनिट एवरेज है और उससे कम यानी 220 डॉप्सन यूनिट है अंटार्कटिका रीजन में। इस कारण से यहाँ पे ओजोन होल की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे ओजोन होल है। आप यहाँ इस फिगर से भी देख रहे होंगे
कि ये लाइट ब्लू है, ये थोड़ा सा और डार्क हो गया, ये उससे भी ज़्यादा डार्क हो गया, और ये सबसे ज़्यादा डार्क सितंबर 1999 में हो गया। तो आप इससे कह सकते हैं कि सितंबर 1999 में यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू है, मतलब यहाँ पे जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो बहुत कम है और वहाँ पे थिन हो चुका है। और जब बहुत थिन हो जाएगा तो यूवी रेज जो आएंगी वो पूर्ण रूप से अब्जॉर्ब नहीं होंगी और कुछ हिस्सा यूवी रेज का वहाँ के ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में। वह सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये हैलोजेंस। ये 4 मेन सब्सटेंसेस हैं जो कि कई सारे अदर सब्सटेंसेस में मिले होते हैं। ये पर्टिकुलरली वह सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा ये किस तरीके से ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन, ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया वह कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं एयर कंडीशनर में, फोम या सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम जो आती है उसमें जो फॉर्म होता है जिससे सेविंग करी जाती है उस फॉर्म में भी क्लोरीन की मात्रा होती है, फ्लोरीन की मात्रा और आयोडीन की मात्रा होती है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए जो हम यंत्र इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन, मीथेन या क्लोरीन, फ्लोरीन की इस्तेमाल होता है। पेंट, हम जो घर पे पेंट लगाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर पेंट बर्न होता है तो उसकी अलग स्मेल होती है। ये स्मेल आती है इस पर्टिकुलर क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन टाइप ऑफ मटेरियल को बर्न करने से। ये हैलोजेंस से बनते हैं। ऐसे ही प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, ये प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं वो एक गार्बेज डंप में डाल दी जाती हैं और ये गार्बेज डंप के कारण से वहाँ से क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये रिलीज होता है और ये एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हेल्प करता है। और रेफ्रिजरेटर में खास करके CFC का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंदर के सब्सटेंस को कूल करने के लिए, क्योंकि CFC एक ऐसा मटेरियल है जो एक पर्टिकुलर एरिया से हीट को एब्जॉर्ब करता है और कहीं बाहर हम उसे निकाल लेते हैं। चलिए अब हम समझते हैं हाउ दी सब्सटेंस डिप्लीट ओजोन। ये सब्सटेंस किस तरीके से ओजोन को डिप्लीट करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ओजोन बनता कैसे है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो जाता है यूवी रेज के थ्रू 2 ऑक्सीजन एटम्स में, और ये जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। और ये ओजोन जो है वो अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब एक बार बनने के बाद बहुत साल तक नहीं रह सकती। इस ओजोन पे भी अगर यूवी रेज पड़ती हैं तो ये ओजोन में से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो ये बनने और बिगड़ने का जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा बनता है कभी कम बनता है, लेकिन ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है हमेशा। जितना बिगड़ेगा उतना ही नया बन जाएगा। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है चैपमैन साइकिल्स। चैपमैन ने यह डिस्कवर किया कि क्लोरीन जो हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन ऑक्साइड बना लेता है और ये क्लोरीन ऑक्साइड फिर अदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन और O2 बना लेता है। और ये जो क्लोरीन ऑक्साइड है इसकी लाइफ होती है 120 ईयर्स, यानी 120 ईयर्स तक ये इस ऑक्सीजन को, फ्री ऑक्सीजन को दोबारा नहीं छोड़ेगा। तो 120 ईयर्स के बाद ये अलग अलग होता है। तो 120 ईयर्स तक इसने ऑक्सीजन को अपने पास कैप्चर करके रख लिया और फ्री ऑक्सीजन नहीं मिली ताकि दोबारा से ओजोन बन सके। तो यही कारण है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इस तरीके से ओजोन को हार्म पहुंचाते हैं और ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इफ ओजोन लेयर डिसअपीयर्ड। अगर ओजोन बिल्कुल खत्म हो जाए या बहुत पतली हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक कार्टून के थ्रू बता रखा है कि ये ओजोन की एक शील्ड है जो हमारे और सन के बीच में है। तो जो भी यूवी रेज आती हैं उसके यह रोक लेती है। अगर ये शील्ड कमजोर हो जाए, ये अम्ब्रेला जिस तरीके से कमजोर है, ऐसे ही अगर ओजोन लेयर कमजोर हो जाए तो यहाँ से जितनी भी यूवी रेज आएंगी वो सब अर्थ पे डायरेक्टली आएंगी। और अर्थ पे डायरेक्टली आने का मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी चाहिए। वो लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अर्थ पे नहीं हो पाएगी। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो हमारा जो फूड चेन है वो कोलैप्स हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि फूड चेन के थ्रू फूड जो प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा,
ये हर्बीवोरस खाते हैं और यही फूड कार्निवोरस और ओमनिवोरस के पास भी जाता है। वो जब तक प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तब तक तो वो भूखे रहेंगे और उसके बाद फाइनली डेथ हो जाएगी, यानी एक्सटिंक्शन हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज का। ये पहला मुख्य कारण है कि अगर यूवी रेज नीचे आती हैं तो हमारे क्लोरोफिल वर्क नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड चेन पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कोई भी फूड चेन हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, वहां पे फोटोसिंथेसिस यानी पहला जो लेवल है वो है प्लांट्स का, और वो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सारी की सारी फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पे है नेचुरल सनस्क्रीन। ये नेचुरल सनस्क्रीन ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ओजोन लेयर जो है वो नेचुरल सनस्क्रीन है, यानी यूवी रेज को हमारे अर्थ पे आने से रोकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बिना यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएंगी, और जब अर्थ पे डायरेक्टली आएंगी तो डीएनए ऑफ प्लांट और एनिमल्स को वह हार्म पहुंचाएंगी, यानी उनमें वो चेंजेस लाना शुरू कर देंगी। जब वो चेंजेस लाना शुरू कर देंगी और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे हमें भी और प्लांट्स को भी स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये स्किन कैंसर इतना ज़्यादा प्रभावी होगा, आपने देखा होगा जो इंग्लैंड से जो अंग्रेज वगैरह हमारे देश में आते हैं उन पे बहुत ज़्यादा जब धूप में घूमते हैं तो उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, मतलब उनकी स्किन बहुत ज़्यादा यूवी रेज के कारण से प्रॉब्लम में आ जाती है, और स्किन कैंसर होने के ज़्यादा कारण है। पहले वहाँ स्किन बर्न होता है और स्किन बर्न होने के बाद होता है स्किन कैंसर, और ये स्किन कैंसर बढ़ता ही जाता है। मतलब हमारा जो फूड है, हम जो खाते हैं, वो डायरेक्टली स्किन की ग्रोथ में लग चला जाता है और हमारी बॉडी स्टंट हो जाती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। चलिए अब बात करते हैं वे टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर के बारे में। हमें अल्टरनेटिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह और मटेरियल्स का यूज़ करना है। हमें सब्स्टिट्यूट खोजना है कि हाइड्रोकार्बन की जगह हम किस तरीके से दूसरे किसी मटेरियल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक फॉर्म्स और बबल रैप्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक पॉलीथीन होती है, उस पर कई सारे बबल्स होते हैं और उसके अंदर मटेरियल को पैक करके भेजा जाता है। ये अभी मैंने देखा कि अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में जो मोबाइल्स वगैरह भेजे जाते हैं तो वहाँ पे बबल लाइक पॉलीथीन मटेरियल होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है और इसको पैकिंग करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर हम एयर कंडीशनर्स की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, इनका हमें कम से कम इस्तेमाल करना है। पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स कैन बी सिलेक्टेड एज रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लीनिंग एप्लीकेशंस। सो वे टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर में पहला है बाय एयर कंडीशनिंग्स एंड रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट दैट डू नॉट यूज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एज रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे हमें उस मटेरियल को यूज करना है, उस चीज को बाय करना है एज ए रेफ्रिजरेंट और एसी जिसमें हाइड्रोक्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं गया था प्रगति मैदान में, वहाँ पे ये दिखा रखा था बिना बिजली से चलने वाला मिट्टी का फ्रिज। ये थोड़ा सा हाईटेक नहीं दिख रहा है लेकिन यह सेफ है हमारे लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। वे टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर में सेकंड है अवॉइड यूजिंग एरोसोल्स एंड स्प्रे हैविंग सीएफसी। हमें एरोसोल्स में जिसमें सीएफसी का इस्तेमाल हो रहा है इसको हमें यूज नहीं करना है या कम से कम करना है ताकि हमारे अर्थ की जो ओजोन लेयर है ये सेफ रह सके। हमें इस मटेरियल का यूज करना है जिसमें सीएफसी नहीं है। वे टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर में थर्ड है कि हमें अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, जैसे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का इस्तेमाल करना है। कारपूल का अर्थ है कि एक कार जो पर्टिकुलर लोगों को एक ही जगह पे लेके जा रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ एक कार में आ सकते हैं, इसे कह रहे हैं हम कारपूल, जिसके अंदर ये चार लोग अलग अलग व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करके एक ही व्हीकल को पर्टिकुलर डे पे सभी लोग एक साथ ही बैठ के जाते हैं। हम साइकिलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत डिस्टेंस जाना हो, जैसे मार्केट जाने हो या आसपास सब्जी लेने जाना हो, बिजली का बिल जमा करने जाना हो या फिर टेलीफोन का बिल जमा करने जाना हो, तो वहाँ हम पर्टिकुलर व्हीकल का इस्तेमाल ना करके या तो साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर हम वॉक करते हुए चले जा सकते हैं। यह थोड़ा सा इनिशिएटिव भी हमारी ओजोन लेयर को बचाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसी एंड फ्रिज
एप्लीकेशन टू प्रिवेंट मिनिमाइज रेफ्रिजरेंट लीकेज। हमने एसी एक बार ले लिया और उस एसी को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। मेंटेन करने का मतलब ये है कि बिजली तो उसके अंदर जा रही है लेकिन वो ठंडा नहीं कर रहा और बिजली कंटिन्यूस जा रही है और उसकी जो गैस है यानी जो हमने हाइड्रोकार्बन मटेरियल उसके अंदर डाला है वो भी बहुत जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें लीकेज हो रहा है। तो हमें रेगुलर इंस्पेक्शन करना है इस एसी का कि क्या इतना कूलिंग हो रहा है या फिर इसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है जिस लीकेज के कारण से वह सारी गैस बाहर निकल जा रही है और हमें पता भी नहीं लग रहा और हमारे मैकेनिक भी आ रहे हैं, वो बार बार गैस डाल के इसके अंदर चले जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर इंस्टेंस जो है, ये पर्टिकुलर समय जो है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि हम नया बाय नहीं करेंगे और पुराने को ज़बरदस्ती चलाते रहेंगे और इस लीकेज के कारण से सबसे पहले तो हमें हमारे घर पे नुकसान होगा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरा, ये जो HCFCs हैं ये आपके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकती है। तो इसके लिए हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिसमें हमें परफेक्टली पता लगे कि लीकेज बिल्कुल नहीं हो रही और हमारी एनर्जी भी सेव हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है कि जब हम मोटर व्हीकल्स में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं तो रेफ्रिजरेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि रेफ्रिजरेंट या तो बहुत बढ़िया चल रहा हो और अगर वो नहीं चल रहा हो तो उसको पर्टिकुलर जगह पे वेंट किया जाए। मतलब रेफ्रिजरेटर ऐसा ना हो कि हम डस्टबिन में ले जाके डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट मटेरियल जिससे बना है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो सारे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डायरेक्टली हमारे ओजोन को